Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news articles है वो है first food inflation. I think food inflation के ऊपर आया है. Basics आपको थोड़ा सा मैं देने की कोशिश करूँगी. वैसे ये टॉपिक्स को मैंने बहुत बार बहुत अच्छे से समझाया है. इन्फ्लेशन क्या है, how it impacts, क्या है डिमांड साइड शॉक, सप्लाई साइड शॉक, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है. एंड दिस इन्फ्लेशन का टॉपिक आई थिंक आई वुड कंसिडर देम इन, अगर मैं इफ़ यू वांट मी टू जॉट डाउन सर्टेन टॉपिक्स जिसका आने का प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, मतलब वो उसमें एक टॉपिक जो है वो इन्फ्लेशन हमेशा आपको देखने को मिलेगा. एवरी ईयर आपको इन्फ्लेशन के ऊपर टॉप क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा. सो दिस इज बहुत बेसिक, बहुत कॉन्सेप्चुअल बट बहुत इजी टू स्कोर. ठीक है, बहुत इजी टू स्कोर है टॉपिक जो है, बट यहाँ पर फिर भी कभी कभी हमसे गलती हो जाता है. बट दिस टॉपिक इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक. इन्फ्लेशन, CPI, WPI, ये सब एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो दिस इज फर्स्ट न्यूज. सेकंड क्या है, UN लिंक बॉडी डिफर्स एक्रेडिटेशन ऑफ NHRC. ना दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आज जो जितने भी तीनों आर्टिकल्स हैं ना, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. NHRC जो है, NHRC को जो एक्रेडिटेशन नहीं मिला है, ये हम लोगों को देखना है. थर्ड इज इंडिया ईरान साइन चाबहार पोर्ट ऑपरेशन पैक्ट. अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो है ईरान में एक चाबहार पोर्ट को जो है डेवलप किया है. सो वो उसका जो है हम लोगों ने अभी 10 साल के लिए उसको ऑपरेशन में लाने के लिए वी हैव साइन दिस पैक्ट. सो यू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चाबहार पोर्ट. हमने कितना ज़्यादा जो है इन्वेस्ट किया है इन दी चाबहार पोर्ट, हमने क्यों बनाया है चाबहार पोर्ट, ये हम लोगों को देखना होगा. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये अगर न्यूज़ आया है दैट मीन्स आपको अभी ब्रश अप करने की ज़रूरत है. ईरान एंड मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है उसको भी आपको ब्रश अप करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है. ठीक है, सो तीनों जो है आर्टिकल्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट अस बिगिन. पहला जो है फूड इन्फ्लेशन जो है आपको 4 मंथ हाई देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा जो है ये बढ़ गया. ठीक है, सो ऑलमोस्ट थोड़ा ईज डाउन हुआ था. इट वाज अराउंड 5.8% जो है आपको देखने को मिला था, लेकिन अब जो है राइज हमें देखने को मिला है फूड इन्फ्लेशन में. ठीक है, सो फूड इन्फ्लेशन का अगर हम डेटा देखें, इंडियन कंज्यूमर्स फेस अ फर्दर एक्सीलरेशन इन स्टीप फूड प्राइसेस. फूड का जो है दाम बढ़ रहा है. इवन एज द ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन वर्चुअली अनचेंज्ड एट 4.83%. सो फूड इन्फ्लेशन में यू नो कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में यू नो इसमें इंडेक्स में बहुत सारी चीज़ें रहती है, बास्केट में बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन उसमें फूड का परसेंटेजेस ऑलमोस्ट अराउंड 45.81% के अराउंड है. ठीक है, सो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ये फूड जो है इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा फूड का जो है वो वेटेज जो है रहता है. ठीक है, नाउ इमेजिन कि बाकी सारा देयर वुड बी मेनी अदर थिंग्स जिसमें यू नो बाकी अदर गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपको पता है बहुत सारे हम लोग गुड्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो उसमें 100% में 45% इज फूड, बाकी और भी बहुत चीजें होती है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह. सो दैट इन्फ्लेशन हैज रिमेन्ड कांस्टेंट. ठीक है, ये इन्फ्लेशन कांस्टेंट रहा है, मतलब 45% जो है इसी में हमें ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है. बाकी जो इन्फ्लेशन है उसमें हमें कांस्टेंट ही देखने को मिला है. इट इज कांस्टेंट अराउंड 4.83% जो है ये कांस्टेंट रहा है. लेकिन ये फूड इन्फ्लेशन जो है ये इसमें हमें स्टीप इंक्रीज जो है एंड मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर हमको देखने को मिल रहा है. बहुत ज़्यादा ये कंसर्निंग चीज़ है, बिकॉज दिस फूड, ये हम लोगों का यू नो फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मैं क्या आप लोगों को स्ट्रेस करूँ, वी नो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड. हमें फूड तो प्लेट में चाहिए होगा ना. वी कैन नॉट जस्ट डाई, लेट पीपल अदर पीपल डाई आउट ऑफ हंगर, राइट. सो ये इसका अगर बढ़ता है ना तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ केओस. ठीक है, अगर आप सोचें तो ये अगर ये बढ़ जाता है ना तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है केओटिक हो जाता है सिचुएशन. ठीक है, मतलब इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि एक समय ऐसा होगा कि मे बी लाइक पहले POT, पोटैटो ऑनियंस एंड टमाटोज में, अगर इनमें लेट्स इमेजिन कि इसमें फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना. इमेजिन अगर इसमें दाम बढ़ा एंड द पीपल फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल इनकम कैटेगरी, उनको डायरेक्टली ये जो है इम्पैक्ट कराता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इन 3 सब्जी, इन क्रॉप पोटैटो ऑनियंस एंड टोमेटोज से सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है. सो देर इज़ अ वेरी नेगेटिव स्पाइरलिंग इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन. ठीक है, हाई फूड इन्फ्लेशन की वजह से जो है आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, और अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें 8.7% है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 8.5% है. बाकी देखिए, बाकी जो है इट इज 4.83%. ठीक है, और खाने पे इन्फ्लेशन देखिए 8.7% इन अप्रैल. ठीक है, इन अप्रैल 8.5% इन मार्च. सो ये क्या है, अगर हम ओवरऑल अगर हम निकालते हैं
मतलब ये तो 4.83 है, बाकी विदाउट फूड का इन्फ्लेशन है, और बाकी फूड इन्फ्लेशन देखिए 8% है। लेकिन जब हम ओवरऑल एवरेज निकालते हैं वो हमारे बैंडविड्थ मतलब 4 ± 2 के बैंडविड्थ में ही आता है। तो इसकी वजह से क्या है कि अब अगर इमेजिन करिए कि अगर ये बैंडविड्थ से बाहर चला जाएगा तो देन RBI विल टेक सर्टेन प्रिकॉशनरी मेजर्स, राइट। बट ये बैंडविड्थ के ही अंदर आ जाता है और उसकी वजह से क्या है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो झेलना पड़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ क्या है कि सक्सेसिव मंथ में जो है प्राइस राइज जो है वो 5.43% जो है राइज हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग, ठीक है। और क्या है, मंथ ऑन मंथ बेसिस में भी फूड का जो प्राइसेस है एंड इन्फ्लेशन जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज रियली जो है काफ़ी सोचने वाली बात है, काफ़ी टेंशन वाली भी बात है। यहाँ पर क्या है, हम CPI और WPI को देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। सो CPI क्या है, इफ यू गो एंड इफ यू बाय समथिंग इन रिटेल, इफ यू गो टू अ शॉपकीपर एंड बाय 1 किलो ऑफ राइस, इफ यू गो टू अ शॉपकीपर एंड यू बाय 1 किलो ऑफ पोटैटोस, ठीक है। सो यू आर बाइंग इट ऑन अ रिटेल लेवल, राइट, यू आर बाइंग इट ऑन अ रिटेल लेवल, दैट उसमें जो इन्फ्लेशन बढ़े कमे दैट वी कंसिडर इट इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सो इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, ठीक है। बट हमने क्या किया है, ये रूरल और अर्बन को दोनों को हम लोगों ने एक जगह पे कंबाइन कर दिया है एंड वी कॉल इट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, अंडरस्टूड। सो ये कंबाइंड जो है ये हमारा इन्फ्लेशन का बेसिस है, ठीक है। इससे हम अपना इन्फ्लेशन पता करते हैं। अब 2014-15 तक हम क्या करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स को जो है एज आर बेस मानते थे। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, व्हेन यू गो टू अ बिग मंडी लेवल, अगर आप होलसेल लेवल पे जाते हैं वहां जाके बाय करते हैं। नाउ इमेजिन गोइंग टू अ होलसेलर लेवल और वहां जाके आप लेट्स से एक बस्ता चावल खरीदते हैं, ठीक है। सो वहां पर आपको ज्यादा प्राइस में मिलेगा कि कम प्राइस में मिलेगा, डिफरेंट प्राइस पे आपको ऑब्वियसली मिलेगा, राइट, कम प्राइस पे वो आपको मिलेगा। बट इफ यू गो टू अ रिटेलर शॉप एंड यू ट्राई टू बाय द प्रोडक्ट तो आपको वो ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ क्या है, WPI जो है यहाँ पर फूड का इंडेक्स यहाँ पे भी है, फूड का वेटेज यहाँ पे भी है, बट फूड का वेटेज यहाँ पे कुछ 20-24% ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा दूसरे गुड्स जो है वो उसमें फोकस करता है, लेकिन 45% के अराउंड जो है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको फूड का जो इन्फ्लेशन देखने को मिला। इसीलिए वी हैव टेकन CPI एज अ मेजर, ठीक है। CPI एज अ मेजर जो है हम लोगों ने लिया है बिकॉज इसमें फूड जो कि बेसिस है, एंड वन मोर थिंग, फूड तो बेसिस है ही, उसकी वजह से भी हमने CPI को एज अ इन्फ्लेशनरी काउंटिंग जब हम करते हैं तो उसको हमने एज अ बेस रखा है। बट एक और रीजन है, इसमें CPI में वी कैलकुलेट गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो, गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो, बट यहाँ पर WPI में वी डो नॉट कंसिडर सर्विसेज। सर्विसेज हम होलसेल लेवल पे थोड़ी खरीदते हैं, सर्विसेज तो हम होलसेल लेवल पे खरीदते ही नहीं है, सर्विसेज तो हम ऑब्वियसली कंज्यूमर रिटेलर लेवल पे खरीदेंगे ना, तो सर्विसेज को इसमें हम काउंट ही नहीं करते थे, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि हम लोगों ने CPI को एज आर बेस लिया है, हम सर्विसेज इसमें काउंट नहीं होता था, और इसमें फूड का परसेंटेज भी वेटेज भी कम था, बट इसमें फूड का वेटेज भी ज़्यादा है, समझ आया। एंड वन मोर थिंग, एक और कंसेप्ट रहता है GDP डिफ्लेटर का, कभी और समझाएंगे। GDP डिफ्लेटर का एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो GDP डिफ्लेटर में क्या है कि GDP डिफ्लेटर जो है इसमें आपका GDP जो डिफ्लेटर है ना, उसमें क्या होता है, मतलब ये होता है नॉमिनल GDP बाय रियल GDP। अगर आप फॉर्मूला अगर आप डिराइव करें तो उसका क्या रहता है, नॉमिनल GDP बाय रियल GDP जो है ये GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला रहता है। सो इसमें क्या है कि CPI और आपके WPI में से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसमें भी हम देखते हैं कि क्या वो इन दोनों में CPI और WPI में हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को भी काउंट करते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, बट वी डू नॉट काउंट इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन GDP डिफ्लेटर, इसमें काउंट नहीं करते। GDP डिफ्लेटर का कभी टॉपिक आएगा तो उसमें आपको बेटर जो है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पर समझा देंगे। आई होप आपको CPI WPI के बारे में याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CPI कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि MOSPI के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये DPIIT के अंतर्गत है, ठीक है। DPIIT जो है वो इसको रिलीज करता है। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इसको रिलीज करते हैं, WPI को याद रखिएगा। CPI कंबाइंड इसको हम लोग काउंट करते हैं, WPI पे हम काउंटिंग नहीं करते थे। 2015 पे वी हैव लेफ्ट द WPI काउंटिंग। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज बोथ होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स होते हैं, इसमें सर्विस नहीं होता, बिकॉज वी डोंट बाय सर्विस एट होलसेल लेवल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि फूड का परसेंटेज वेटेज इज मोर इन CPI इन कंपैरिजन टू
WPI याद रखिएगा, WPI में भी फूड को हम काउंट करते हैं बट उसका कंपैरिजन जो है वो कम रहता है, ठीक है, उसमें हम कम जो है परसेंटेज जो है वो रखते हैं ऑफ फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज UN लिंक्ड बॉडी डिफर्स एक्रेडिशन ऑफ NHRC इंडिया, ठीक है। सो यहाँ क्या है कि NHRC को ना एक्रेडिशन जो है वो दिया जाता है। एक्रेडिशन मतलब आपका जो है व्हाट इज द मतलब आपको जो है रैंकिंग या फिर आपको एक वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। एक्रेडिशन जो है जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेजेस को एक्रेडिशन दिया जाता है किसके द्वारा, NAC के द्वारा, राइट। सो वैसे ही जो हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उनको जो है एक ग्लोबल लेवल पर एक बॉडी है। ग्लोबल लेवल पे बॉडी क्या है, बॉडी का नाम क्या है, ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, GANHRI, ठीक है। ये एक बॉडी है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्रेडिशन जो है ये कराता है, ठीक है। एक्रेडिशन जो है वो देता है दुनिया भर के जितने भी इस तरीके के स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हर देश का अपना है ना, जैसे इंडिया का NHRC है, बांग्लादेश का होगा अपना, नेपाल का अपना होगा। सो वो क्या करते हैं, एक्रेडिशन जो है वो जो है देते हैं, ठीक है। बट इस साल भी और इससे पिछले साल भी 2023 एंड 2024 दोनों ईयर में जो है हमें एक्रेडिशन जो है ये नहीं दिया गया, ठीक है। ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो है ये हमें एक्रेडिशन नहीं दिया गया। अब अभी जो है अगर हमें एक्रेडिशन नहीं मिला है तो उसकी वजह से क्या है, थोड़े बहुत जो है हमें इश्यूज आ सकते हैं। क्यों नहीं दिया गया है, बिकॉज बोलते हैं कि वी हैव नॉट गुड टेकन इनफ स्टेप्स इन मणिपुर का इशू, वी हैव नॉट टेकन स्टेप्स इन द फार्मर्स इशू। हम लोग जो है बॉडी इज नॉट इंडिपेंडेंट, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बॉडीज है, सो इस वजह से उन्होंने हमें एक्रेडिशन नहीं दिया। सो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा UNHRC जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो बॉडी है ना, उसमें हम लोगों को मे बी वोटिंग का चांस ना मिले, या फिर UN जनरल असेंबली में हमें वोटिंग का चांस ना मिले। ये जो है दिक्कतें हमें आ सकती है इफ दिस बॉडी डजंट एक्रेडिट अस, ठीक है। एक्रेडिशन अगर नहीं रहेगा सो ये क्या करता है कि हमारा जो क्रेडिबिलिटी है इन द इंटरनेशनल फोरम वो हमारा थोड़ा सा रिड्यूस करता है, ठीक है। सो ये क्या है, उन्होंने हमें एक्रेडिशन नहीं दिया है। कौन सी बॉडी है, ग्लोबल अलायंस ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, जिनेवा बेस्ड बॉडी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। उन्होंने हमें एक्रेडिशन नहीं दिया है। अभी क्यों नहीं दिया है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो है रीजंस है, ठीक है। की मेंबर्स कौन कौन से हमारे NHRC के बारे में, अभी NHRC जो पिछले साल का भी PYQ है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके मेंबर्स कौन है, इट इज़ अ मल्टी मेंबर्स बॉडी। कौन कौन है इसमें, चेयरपर्सन होंगे, 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे एंड 7 डीम्ड मेंबर्स, ठीक है। कौन कौन है, जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है, सबसे पहले तो याद रखना है, चेयरपर्सन होंगे हमारे, एक 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे एंड 7 डीम्ड मेंबर्स। 7 डीम्ड मेंबर्स कौन है, जैसे कि आपके ह्यूमन राइट्स जो है NC नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड क्लास, नेशनल कमीशन ऑन वीमेन, चेयरपर्सन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये ऐसे 7 मेंबर्स जो है ये कभी कभी ऑटोमेटिकली NHRC के जो है मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। उधर के NC ST के जो चेयरपर्सन है मे बी वो ऑटोमेटिकली यहाँ के जो है मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। सो 7 डीम्ड मेंबर्स है, 5 फुल टाइम मेंबर्स है और एक जो है वो चेयरपर्सन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चेयरपर्सन जो है हो सकते हैं कि वो शायद एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर कोई फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। वो NHRC के जो है वो चेयरमैन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है, बट एक कमिटी है, जैसे आपको पता होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर बॉडी जो है बनाया गया था। सिमिलरली NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए भी एक अपॉइंटमेंट का सिलेक्टिंग कमिटी है। सिलेक्टिंग कमिटी में कौन कौन है, सबसे पहले तो है प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, हेड है यहाँ के। स्पीकर ऑफ लोकसभा है, फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा है, बिकॉज स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना। सो वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर, तो इसलिए वो यहाँ के भी मेंबर नहीं होते, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा है एंड यहाँ क्या है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, लीडर्स ऑफ अपोजिशन है बोथ दी हाउसेस, ठीक है। सो यहाँ कौन कौन है, प्रेसिडेंट है, उसके बाद क्या है कि 6 मेंबर बॉडी है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन मेंबर्स है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 member committee consisting of prime minister as his head, the speaker of Lok Sabha and deputy
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द लीडर्स ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ए यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर भी यहाँ के मेंबर होते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड बोथ लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ यूनियन होम मिनिस्टर है, ये दो हो गए। स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये दो लोग हो गए। एंड आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ये याद कर लीजिए, ठीक है। याद बहुत सिंपली याद हो जाएगा ये आप लोगों को। सो उसके बाद क्या है, टेन्योर क्या है, या तो 3 साल हो सकता है या 70, विच एवर इज अर्लियर, 3 years और 70, जब ये दोनों में से कोई एक जो जिसने जल्दी इन दोनों में से जो भी अर्लियर हुआ है उसके हिसाब से उनको जो है टेन्योर जो है उनका खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे रिमूवल किया जा सकता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी इफ प्रूव्ड बाय एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर किया हो या फिर कोई इनकैपेसिटी हो, सो उसके वजह से उनको निकाला जा सकता है। अब पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो अगर वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है तो वो बन सकते हैं, NHRC के जो है चेयरमैन वो बन सकते हैं। 5 मेंबर कौन कौन होंगे? 1 हु हैज़ बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो बन सकते हैं। 1 मेंबर हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो भी एक मेंबर हो सकते हैं। 3 मेंबर जो है जिनके पास वो नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, ठीक है। सो चेयरमैन इज द रिटायर्ड जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और एक 5 मेंबर्स में पहला मेंबर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरे रिटायर्ड जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड कौन है? 3 लोग वो हो सकते हैं कि जिनके पास वो एक्सपीरियंस हो। तो ये 5 मेंबर्स हो गए, चेयरमैन हो गए एंड योर 7 डीम्ड मेंबर्स वो हो गए। एंड यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ दीज 3 मेंबर्स यहाँ पर एक विमेन का होना कंपलसरी है, ठीक है। एक वेमेन जो है उनका होना कंपलसरी है। 7 डीम्ड मेंबर्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो बन जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसीलिए मैंने अब बहुत टाइम लेके समझाया है, सारे चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन किया है ताकि आप ना भूलें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को याद होना चाहिए। कितना मेंबर बॉडी है, कब रिमूव हो सकते हैं, कौन अपॉइंट करता है, कौन सा मेंबर कमेटी है, ये सब आप लोगों को बाय हार्ट होना चाहिए अब, ठीक है। बिकॉज ये दूसरे बार मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आप जैसे हिंदू में आता है, द हिंदू में अगर कोई आर्टिकल आता है वो ऑटोमेटिकली ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, इंडिया ईरान साइन चाबहार पोर्ट ऑपरेशन प्लान। आई थिंक आज के आर्टिकल्स में इफ आई वुड हैव टू रैंक the most important article it will be this, because NHRC is also equally important, but उसको मैंने एक बार और पढ़ा लिया है, ठीक है। सो ये चाबहार पोर्ट वाला तो आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से करते हुए जाना है, ठीक है। सो यहाँ क्या न्यूज़ में है, 8 ईयर जो 2015 में क्या किया था हम लोगों ने, ये पैक्ट जो है साइन किया था कि हम जो है चाबहार पोर्ट को बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि अभी क्या हुआ, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया हम लोगों ने, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप चाबहार पोर्ट को हम ऑपरेशनलाइज जो है वो हम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ क्या है कि हमने जो है यहाँ पर एग्रीमेंट किनके बीच में साइन हुआ है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल एंड मेहर दत्त बजरपश, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑफ ईरान, इन्होंने जो है सिग्नेचर किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है साइन, जो है 2015 में जो है MOU साइन हुआ था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तेहरान गए थे, फिर वहाँ पर हम लोगों ने चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की बात की थी एंड हम लोगों ने अल्टीमेटली उसको डेवलप किया एंड नाउ वो जो है ऑपरेशनलाइज जो है हम करेंगे, ठीक है। दिस इज द न्यूज़, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमें समझना है 2 कॉन्सेप्ट क्या है, एक है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एंड इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड, नेकलेस ऑफ डायमंड। ये 2 चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। सो इफ यू सी चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में क्या है, चाइना ने बहुत स्ट्रेटेजिक ऐसे लोकेशंस है जहाँ पर चाइना हैज़ इन्वेस्टेड एंड वहाँ पर क्या क्या है उन्होंने अपने बेसिस बनाए हैं। सो इफ़ यू लुक एट दोज प्लेसेस, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यू सी मोम्बासा एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने बनाया है एक उन्होंने अपना बेस बनाया है। जिबूती, ठीक है, जिबूती इज़ अ कंट्री, यू नो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है कंट्री है जिबूती। ग्वादर, ठीक है, ग्वादर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ग्वादर पोर्ट जो है उसको उन्होंने डेवलप किया है। कराची उन्होंने जो है डेवलप किया है। फिर इफ़ यू कम टू हियर श्रीलंका, सो कोलंबो, ठीक है, कोलंबो के बाद यहाँ हम्बोन टोटा का तो उन्होंने खरीद ही ले रहा है 99 ईयर्स के लीज पर। फिर यहाँ पर इफ़ यू कम टू बांग्लादेश देर इज चोट्टोग्राम, ठीक है, चोट्टोग्राम को उन्होंने दे आर ट्राइंग टू डेवलप चोट्टोग्राम जो पोर्ट है। इफ़ यू कम हियर इन म्यांमार सितवे पोर्ट,
ठीक है, म्यांमार में सितवे पोर्ट है। नाउ अगेन कोको आइलैंड्स है, कोको आइलैंड्स में उन्होंने बनाया है, दे आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड देन यहाँ पर हांगकांग। सो यू कैन सी क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर दे हैव दे आर ट्राइंग टू कर्व इंडिया इन इट्स ओन रीजन ओनली, ठीक है। हमें यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि इसी जगह पर दे वांट टू बॉक्स अस इन दिस साउथ एशियन रीजन। सो पूरा इंडियन ओशन में यू कैन सी देयर मतलब कहाँ पर दे हैव मेड दिस बेसिस, ठीक है। जैसे मोम्बासा हो गया, जिबूती हो गया, इफ यू सी पूरा काउंटर कर दिया है इंडिया को। बट इंडिया ने भी इसके रिप्लाई में व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक इज नेकलेस ऑफ डायमंड। वी वांट टू काउंटर चाइना इन इट्स ओन प्लेस ओनली। सो यहाँ पर हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए चाबहार, हमने चाबहार पोर्ट बनाया है ईरान पे, नाउ इट इज़ ऑल्सो गेटिंग ऑपरेशनलाइज्ड। सो चाबहार पोर्ट है, यहाँ दुक्म पोर्ट है, ओमान में जो है दुक्म पोर्ट हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो देश है ना, ओमान हो गया, चाबहार हो गया, सीशेल्स हो गया, एजम्पशन आइलैंड, सीशेल्स, ठीक है। सो इन कंट्रीज के साथ हमारा बहुत बेटर रिलेशनशिप्स है, ठीक है। सो सीशेल्स में एजम्पशन आइलैंड्स है। फिर इफ यू कम टू इंडोनेशिया में हमने सबांग पोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, चांगी पोर्ट है इन सिंगापुर, यहाँ पर हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। वियतनाम इज आर लॉन्ग टर्म फ्रेंड, तो वहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट आप देख पाएंगे ज़्यादा। फिलीपींस के यहाँ पर भी वी कैन कंसिडर बिकॉज वी हैव गिवन देम ब्रह्मोस मिसाइल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलीपींस के आसपास एंड जापान में, जापान इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट एलाई, ठीक है। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स है जापान। सो जापान एंड बिकॉज चाइना का एंगल से की वजह से दे आर ऑल्सो इन दी नेकलेस ऑफ डायमंड। एंड हमने मंगोलिया पे एक वी हैव मेड वन मोर बेस, ठीक है। सो ये क्या है, इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड है, ठीक है। ये हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड है टू काउंटर व्हाट, टू काउंटर चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ठीक है। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को काउंटर करने के लिए वी हैव मेड आवर ओन नेकलेस ऑफ डायमंड। ऐसा नहीं है कि सच्ची नेकलेस जो है वो हम लोगों ने जाके वो बांटा, नहीं। दिस इज वन स्ट्रेटेजिक डिविजन जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक हमारा कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दुक्म पोर्ट हो गया, चाबहार हो गया। आप सोचिए चाबहार से व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, चाबहार से वी विल काउंटर द व्हाट इज विच पोर्ट, ग्वादर पोर्ट। देखिए यहाँ ग्वादर है, ग्वादर के जस्ट पास यहीं पर हमारा चाबहार पोर्ट है। सो ये हम लोगों ने उनको काउंटर करने के लिए बनाया है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चाबहार है, उसके बिल्कुल पास ग्वादर पोर्ट है। वी हैव ट्राइंग टू, यहाँ दुक्म पोर्ट है, देखिए जिबूती यहाँ है, दुक्म पोर्ट यहाँ है, वेरी वेरी क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पर चांगी पोर्ट है उनका, यहाँ पर कोको आइलैंड्स है। सो यहाँ पर सबांग है, यहाँ पर हम्बनटोट है, वी आर वेरी क्लोज टू देम, ठीक है। चांगी है और यहाँ पे कोको, वन मोर इज कोको आइलैंड्स है। सितवे वगैरह को हम लोगों ने यहाँ पर करने के लिए सबांग का यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू गेट दी हेल्प, ठीक है। बिकॉज यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तो आप देख पाएंगे कि सिंगापुर से हम कितना क्लोज है। सो वी आर ट्राइंग टू काउंटर एंड कर्ब चाइना, ठीक है। बेसिकली वही है, ठीक है। और यहाँ पर ये साउथ चाइना सी के रीजन के ऊपर आप लोगों को अगर याद हो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को 9 डैश लाइन के बारे में, 9 डैश लाइन के बारे में, तो वो आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये पोर्ट जो चाबहार पोर्ट है, इसका और इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है, ये इंडिया से रशिया तक जो है जाता है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है कि चाबहार पोर्ट बनाया है, फिर हम यहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान कहाँ से जाएंगे, जरुंज दिलाराम हाईवे, ठीक है, जरुंज दिलाराम हाईवे। ये हाईवे का यूज़ करके वी विल गेट टू दी अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से वी विल ट्राई टू गेट इनटू दी रशिया। तो हमारा जो है बहुत सारा जो यहाँ पर फ्यूल जो है वो सेव हो जाएगा इफ़ यू मेक ऑपरेशनलाइज दिस पोर्ट। फिर यहाँ से हम हाईवे पकड़ेंगे, फिर वहाँ से हम रशिया पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट है इंडिया के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.